मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। जैसा कि आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 2 क्लासेस पहले ही दिए जा चुके हैं। आज यह तीसरा क्लास है। यहाँ जो है हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। विस्तृत अध्ययन जो संस्कृति का आपका किया जाएगा वो मुख्य परीक्षा के क्लासेस जब शुरू होंगे उस समय किया जाएगा। और उसके अलावा पतन के कारणों पर हल्की फुल्की अध्ययन करेंगे कि किसने क्या कारण दिया है जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पतन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके अलग अलग सैद्धांतिक पक्ष होते हैं, ठीक है। उसको मुख्य परीक्षा में अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स मैं बता दूंगा आज सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग शहरों के साक्ष्य, उसे भी मैं आज कोशिश करूंगा कि समाप्त कर दूं, ठीक है। इस तरीके से साक्ष्यों को बताऊंगा जिससे आपको याद करने में समस्या नहीं आए, ठीक है। और साक्ष्य बताने का जो मेरा तरीका होगा वो कुछ अलग होगा, जैसे आपने शायद ही कभी क्लास किया हो। इसलिए वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और मेरे कोई भी वीडियो को आप बीच बीच में नहीं देखें, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी मैं शुरू से क्लासेस लेता हूं अंत तक एक क्रमबद्ध रूप से रहता है और सारा चीज़ जो है जो भी बताया जाता है वो आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से संबंध होता है, ठीक है। इसलिए आप बीच में छोड़ छोड़ कर देखेंगे तो आप में बहुत कन्फ्यूजन रह जाएगी। इतिहास हो या कोई भी विषय हो, सिर्फ रटने का विषय नहीं होता है, समझने का भी होता है। अवधारणा क्लियर होगी फिर बहुत ईजी हो जाएंगे। जहाँ तक नोट्स की बात है तो आज अगर क्लासेस समाप्त हो जाते हैं तो आज नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्लास जो है तीसरा भाग उसको शुरू करते हैं। सिंधु घाटी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज सांस्कृतिक पक्ष पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से आप समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कि मैं क्या समझा रहा हूँ उसको समझिए और इसके अनुसार फिर नोट्स जो मिलेंगे उसको कॉपी में उतार लीजिए। फिर सारी समस्या जो है सिंधु घाटी सभ्यता से दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी आप बहुत हद तक लिखने की स्थिति में होंगे। हालांकि जब मुख्य परीक्षा की क्लासेस लूँगा तो मैं पूरी तरह से बताऊँगा कि किस ढंग से किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है, कैसे उसका प्रेजेंटेशन देना है, हर चीज़ को मैं बताऊंगा। लेकिन आज के क्लासेस को अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से उस समय आपको बहुत ही इजी होगा। जैसा कि जेपीएससी ने भी घोषणा कर ही दिया है कि आज या कल में विज्ञापन आ जाएगा, यानी कि बहुत शीघ्र आएगा। और उसकी जो परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, वो मई में होगी। अब मुख्य परीक्षा तक की घोषणा है कि सितंबर में होगी। हो या ना हो उसके लिए आपको रेडी रहना है, अन्यथा आप जो है धोखा में पड़ सकते हैं। सांस्कृतिक पक्ष में जो हम लोग बात करेंगे, वर्तन पर बात हो चुकी है, फिर भी हल्का फुल्का समझा दूंगा, ठीक है। मूर्ति निर्माण कला का हल्का एक पक्ष को ही यहाँ छुआ जाएगा, फैक्चुअल पक्ष को। डिटेल मुख्य परीक्षा के क्लास में होंगे। मोहर, करेंसी, लिपि, ठीक है। देखिए बर्तन के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये हस्त निर्मित भी थे और चाक निर्मित भी थे, ठीक है। बर्तन के बारे में जो आपको एक और चीज़ जानना है कि जो मिट्टी का आपका विशेष रूप से प्रयोग होता था, बालू, अबरख वगैरह भी इसमें मिला दिए जाते थे, जिसके कारण कभी कभी बर्तन जो है चमकीले दिखते थे, ठीक है। और बर्तन पर लिखे भी हुए हो सकते थे, लिखित भी मिले हैं, या फिर नहीं भी लिखे हुए हो सकते थे। लिखित यानी कि कुछ कुछ लिपि वगैरह लिखा हुआ या कोई आकृति बना हुआ। तो यहाँ पर ये हड़प्पा से लिखे हुए बर्तन के साक्ष्य मिले जो ऊपर में कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है।
ये हड़प्पा से साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो का बर्तन सिंपली प्लेन है, ठीक है। तो बर्तन प्लेन भी हो सकता था, रंगीन भी हो सकता था, अलंकृत भी हो सकता था, ठीक है। बर्तन में जो आपका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभी सांप की आकृतियाँ या अन्य जानवरों की आकृतियाँ भी बना दी जाती थीं, और जो गढ़ी वाले घर थे वहाँ पर कांसे के बर्तन भी प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। तो बर्तन के मामले में इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आपका पक्ष है मूर्ति निर्माण कला, ठीक है। मूर्ति निर्माण कला काफ़ी डेवलप था। जो आप देखते हैं दाढ़ी वाले पुरोहित, ठीक है, दाढ़ी वाले पुरोहित, इसका विशेष चर्चा किया जा सकता है। इसका जो साक्ष्य मिला है आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। सिलखड़ी का आपका मुख्य रूप से जो है मूर्ति जितने भी निर्माण वाले मिले हैं, बिना धड़ के एक मूर्ति मिला है, ठीक है। ये सब जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से ये भी साक्ष्य मिला है मूर्तियों से, ठीक है, कि वहाँ के पुरुष जो है दाढ़ी और मूछ वगैरह मुड़वाया करते थे, ठीक है। तांबे का उस तरह का साक्ष्य मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मूर्तियों से भी यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा जो है दाढ़ी और मूछ मुड़वाया जाता था। हड़प्पा की जहाँ तक बात है तो योग करता हुआ एक मूर्ति मिला है, हालांकि उसका धड़ जो है यानी कि हेड जो है वो गायब है, ठीक है। इसे मार्शल के द्वारा जो है आपका योग और नृत्य करता हुआ जो आपका साक्ष्य मिला है। जो मार्शल हैं इतिहासकार, उनका कहना है कि नटराज का पूर्व रूप है, यानी कि हमारे जो शिव भगवान हैं उनका पूर्व रूप है, ठीक है। तो ये जो है आपका मूर्ति निर्माण कला का आपका दैविक स्वरूप हुआ, ठीक है, धार्मिक स्वरूप हुआ। एक जो आपका है लौकिक स्वरूप। किस ढंग से इतिहास में लिखने को आगे बढ़ा जाता है, जैसे जैसे मैं समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, फिर इतिहास में किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा तो बाएं हाथ की खेल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि केवल फैक्ट्स नहीं होता है, हर सब्जेक्ट में एक अवधारणा भी होती है। उस अवधारणा तक आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए लौकिक स्वरूप जो मूर्ति कला का होगा, लौकिक स्वरूप का अर्थ हुआ यहाँ पर मानव और जानवर से संबंधित मूर्तियों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मानव में अब किसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, तो महिलाओं की जो मूर्तियां थी वो ज़्यादा मिली हैं, विशेष रूप से मातृ देवी की मूर्तियां। हालांकि जो परवर्ती हड़प्पा स्थल थे वहाँ से आपके जो मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली हैं, जो पतन का सूचक था हड़प्पा सभ्यता का। तो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। और अगर जानवरों की बात की जाए तो बंदर, कुत्ते, बैल, ठीक है, कांसे के बैल के साक्ष्य दैमाबाद, लोथल, कालीबंगा इत्यादि क्षेत्रों से मिले ही हैं, आप जानते ही हैं। अन्य जानवरों को भी साक्ष्य मिले हैं। तो जो जानवर के साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियां मिले हैं, इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासियों को उन जानवरों की जानकारी थी, ठीक है। ये हो गया आपका मूर्ति निर्माण कला, बर्तन निर्माण कला। मोहर में आ जाइए। कुल 2000 मोहरों की प्राप्ति अभी तक हो चुकी है अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है। मोहर जो आपके मुख्य रूप से सिलखड़ी के बने हुए होते थे, समझ गए ना। और मोहर सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए थे, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको लिखना है मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मोहर कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो। मोहर पर सर्वाधिक किस चीज का चित्र था, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको लिखना है एक श्रृंगी बैल, ठीक है, कुब्बड़ वाला बैल नहीं होगा, एक श्रृंगी बैल जो आपका पवित्र सबसे था। और कुब्बड़ वाला बैल का क्या मैंने बताया था, शक्ति का प्रतीक था, ठीक है। ये आपका मोहर में आपका आ गया। इसके अलावा मातृ देवी की प्रतिमाएं भी होती थीं, पक्षी के, जानवर के भी प्रतिमाएं होती थी। एक जो आपका मोहर प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, वहाँ नटराज योगी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो योगी की जो प्रतिमा है उसके चारों ओर मैंने बताया था ना कि हाथी
हाथी के अलावा गैंडा, ठीक है, भैंस और बाघ, ये 4 जानवर ऊपर थे, ठीक है। जो योगी बाबा बैठे हुए थे, ठीक है, हाथी, गैंडा, भैंस, बाघ ऊपर था, और नीचे क्या था, 2 हिरन था। एक मोहर प्राप्त हुआ है, जिसे मार्शल ने कहा है कि हो सकता है कि शिव के पूर्व रूप हों, नटराज, क्योंकि जानवरों के देवता भी माने जाते हैं ना। इसके अलावा आप जो बाद में मैंने बताया था कि जो आपका ऊंट जो है कालीबंगा के मोहरों से साक्ष, बाघ जो है कालीबंगा के मोहरों से मिला है, गैंडा जो है अमरी के मोहरों से मिला है। इस ढंग के साक्ष्य को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है सीधे सीधे परीक्षाओं में आपके आ जाएंगे। अब हम लोग आते हैं लिपि। कुल 396 अक्षर जो है लिपि के अंतर्गत अगर आप बात करें तो मिल चुके हैं, ठीक है। 396, समझ गए ना। हड़प्पन सभ्यता की खोज आप जानते हैं कि 1921-22 में कन्फर्म हो चुका था। हालांकि 1850 चार्ल्स मेनन के समय से ही, चार्ल्स मेनन जब उन्होंने देखा था तो उस समय से यह एक आशंका व्यक्त की गई थी, एक अंदाज व्यक्त किया गया था कि यहाँ पर कोई अत्यंत विकसित सभ्यता हजारों साल पहले रही होगी। तो यहाँ पर जो आपका लिपि का पहला जो साक्ष्य मिला 1857 में, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके माध्यम से स्थिति को याद रख सकते हैं। लिपि की जो खासियत थी, जिस ढंग से उर्दू भाषा लिखा जाता है, अरबी भाषा लिखा जाता है, ठीक है। देवनागरी तो आप जानते हैं बाएं से दाएं लिखा जाता है, लेकिन उर्दू अरबी दाएं से बाएं लिखा जाता है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है मुख्य रूप से पाकिस्तान में संकेंद्रित है, तो उस ढंग से आप याद रख सकते हैं जिस ढंग से उर्दू दाएं से बाएं। तो इसकी जो लिपि थी, इतना पता चल पाया है कि कहीं ना कहीं दाएं से बाएं संभवतः लिखते थे। लेकिन पढ़ने के तो बहुत सारे दावे हुए हैं, लेकिन ये सारे दावे जो हैं खोखले निकले हैं, ठीक है। इसीलिए अभी कोई भी आधिकारिक रूप से इसको स्वीकार नहीं किया गया है कि सिंधु लिपि को पढ़ लिया गया है। निश्चित रूप से पढ़ लेने के बाद सिंधु लिपि को अगर पढ़ लिया जाता है तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है वर्तमान मानव समुदाय को, ठीक है। देखिए कब पढ़ा जाता है। लिपि का शैली जो था खुलावर्त शैली था। अक्षर सामान्य रूप से 3, 4, 5, 6 तक होते थे एक शब्द में, फिर थोड़ा गैपिंग होता था। लेकिन 9 लगातार अक्षर का साक्ष्य जो है धौलावीरा में मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुजरात धौलावीरा। इतना करिएगा, ठीक है। सांस्कृतिक पक्ष में डिटेल बाद में बताते हैं, लेकिन अगर इतना आप याद रखते हैं तो फिर मुख्य परीक्षा के लिए बताने को विशेष कुछ नहीं रहेगा। हाँ, मूर्ति के बारे में कुछ विशेष 3, 4 मूर्तियों के बारे में विवरण कर दिया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। उनके कपड़ों के बारे में विवरण कर दिया जाएगा कि मूर्ति को किस ढंग से बनाया, उनके हाव भाव का विवरण दिया जा सकता है। पतन, कुछ बंदरगाह लिख लीजिए, ये आ सकता है, ठीक है। बंदरगाह होगा तो आपका समुद्र तट में होगा ना। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जो इस काल के थे, ठीक है। ये जो है आपका सारा सिंधु क्षेत्र है, पाकिस्तान है, ये इधर ईरान है, ये गुजरात सेक्शन हो गया भारत का वर्तमान। दमाबाद तक आप कर सकते हैं। यहां देखिए पहला बंदरगाह जो था सुतका गंडोर,
दूसरा बंदरगाह आप बोल सकते हैं बालाकोट। वो बालाकोट दूसरा है, ठीक है, जहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन एयरफोर्स ने किया था। एक जो बंदरगाह आप ले सकते हैं प्रभासपट्टन। मेरे साथ मैप बनाते जाइए, धीरे धीरे आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस ढंग से आपको आईएएस, जेपीएससी, बीपीएससी की परीक्षा में जब भी आप लिखते हैं तो हमेशा जो है कंप्लीट इंडिया, कंप्लीट झारखंड, कंप्लीट वर्ल्ड का मैप नहीं बनाया जाता है। जिस क्षेत्र का ज़रूरत है वो छोटे छोटे क्षेत्र को भी बनाने की योग्यता आप में होनी चाहिए। इसका जो प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ेगा परीक्षक पर, और आपके जो मार्क्स हैं मुख्य परीक्षा में बहुत अधिक आएंगे और आपकी इंटरव्यू कॉल इजीली हो जाएंगे, ठीक है। प्रभासपट्टन जो है सोमनाथ के नाम से जानते हैं ना, जो प्रसिद्ध मंदिर है जिसको मोहम्मद गजनी के द्वारा तोड़ा भी गया था, ठीक है, लूटा गया था, उसी स्थान पर लगभग था प्रभासपट्टन। एक बहुत बड़ा बंदरगाह था लोथल, ठीक है। इतना बंदरगाह को जरूर आप याद रखिएगा, ये 4 बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। प्रभासपट्टन, लोथल, बालाकोट, सुतकागेंडोर, ऐसे सुतकाकोह में भी था, लेकिन इतना ही कीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पतन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए पतन बहुत ही, जिस ढंग से उत्पत्ति विवादित है और वहाँ से भी प्रश्न मुख्य परीक्षा में बनता है, पतन भी विवादित है, यहाँ से भी प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा में बनता है, चाहे जेपीएससी का सामान्य अध्ययन पेपर हो या आईएएस का वैकल्पिक विषय हो या अन्य आयोगों का इतिहास वैकल्पिक या सामान्य अध्ययन में अगर ये चैप्टर दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये दोनों प्रश्न जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये विवादित इसलिए बन गया है क्योंकि किसी भी सभ्यता, मानव सभ्यता का पतन अचानक हो जाए ये कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है। पहले पतन के कारण पर बहुत ज़्यादा अध्ययन होता था, लेकिन धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि पतन के कारण पर स्टडी करना जो है, खास करके 1960 के दशक के बाद, कि पतन के कारणों पर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर स्टडी करना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। उसकी जगह जो है उस संक्रमण को अध्ययन किया जाए, उस विकास के काल को अध्ययन किया जाए, ठीक है, जिसके कारण सिंधु सभ्यता की वो सारी विशेषताएं, ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की वो सारी विशेषताएं जिसके कारण वह एक हड़प्पा सभ्यता के रूप में समन्वित था, ठीक है, वो कैसे समाप्त हो गई वो सारी विशेषताएं, ठीक है। वो विशेषताएं क्या थीं, ठीक है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता में आप किसी क्षेत्र को शामिल करते थे, ठीक है, कि ये क्षेत्र जो है हड़प्पा सभ्यता में होगा। क्यों आप शामिल किए हड़प्पा सभ्यता में? कुछ न कुछ समान विशेषताएं थी उन सारे क्षेत्रों की, वो समान विशेषताएं सिर्फ समाप्त होने लगी, ठीक है। अगर विशेषताओं की बात किया जाए, मलिक पेसोल ने इस चीज को कहा कि आप जो है बेकार का पतन का अध्ययन करते हैं, अध्ययन कीजिए कि वो विशेषताएं किस ढंग से समाप्त हुई, उन विशेषताओं की जगह किन नए विशेषताओं ने स्थान ले लिया। वही पतन का अध्ययन को जो का स्वरूप जो है उन्होंने बदल कर रख दिया। एक नगरीय व्यवस्था से ग्रामीण व्यवस्था की ओर चेंज हुआ। अब जितने भी पढ़ें, ठीक है, आहार कैथा ऋण और जोरवे संस्कृति जो मैंने ताम्रपाषाण काल में पढ़ाया था, सारे के सारे जो हैं ग्रामीण सभ्यताएं हैं। आपने ध्यान दिया होगा दैमाबाद को छोड़ के, इसलिए दैमाबाद को भी जो है हड़प्पन स्थल में शामिल कर लिया गया। पके ईंट का प्रयोग जो इन लोग करते थे हड़प्पावासी, ठीक है, उसकी जगह धूप में सूखे हुए कच्चे ईंट का प्रयोग करने लगे बाद की जितनी भी सभ्यताएं थीं। कांसा का प्रयोग इन लोग करते थे हड़प्पावासी, उसकी जगह इन लोग क्या प्रयोग करने लगे? तांबा का प्रयोग करने लगे। माप तौल में एकरूपता थी, 16 आने को काफी महत्व दिया जाता था हड़प्पावासियों के द्वारा। माप तौल की एकरूपता जो थी वो समाप्त हो गई। अलग अलग क्षेत्रों में
अलग अलग पद्धतियों का विकास हुआ। ठीक है, इतना जो है अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस को बता देगा कि हड़प्पा संस्कृति और बाद की संस्कृतियों में क्या अंतर था। इस कारण जो पतन से रिलेटेड विवाद है वो बढ़ता गया, लेकिन हाँ, कुछ शहरों का पतन का कुछ कारण जरूर बना, उस पर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। ठीक है, कि आखिर शहरी सभ्यता का पतन क्यों हुआ, ठीक है, उस पर हम लोग आते हैं कि विशेषताएं आखिर समाप्त क्यों हुई, उस पर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। ठीक है, व्हीलर का कहना है कि इंद्र का आक्रमण हुआ। डेल्स का कहना है प्राकृतिक कारण, नदी मार्ग परिवर्तन। गॉर्डन चाइल्ड आंतरिक कुछ उन लोगों की समस्याएं थीं, बाह्य आक्रमण हो गए उसी में। ठीक है, मार्शल सिंधु नदी के कारण, फेयर सर्विस। फेयर सर्विस का जो कहना था, पर्यावरण असंतुलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा में इस पर विशेष स्टडी करना होगा। लैम्ब्रिक, जनसंख्या वृद्धि बाढ़, साहनी जनसंख्या, बीपी केसरी का भी यही मत है, पर्यावरण असंतुलन। ठीक है, इतना कर लीजिए। ठीक है, मेन इधर है। ठीक है, और ये इनके मत को विशेष ध्यान रखिएगा। किन्हीं का कहना है नदी मार्ग परिवर्तन कालीबंगा में, एस.आर. राव का कहना है कि बाढ़ आ गया था लोथल में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में आप जानते हैं कि वो शहर जो है 7-7 बार उजड़ा। इसी ढंग से राइट का कहना है कि प्लेट विवर्तनिक संबंधित कुछ कारण थे, उसके कारण पतन हुआ। तो कुछ मत को ध्यान रखिएगा। इंद्र का इसलिए इन्होंने कहा था, ठीक है, इनके द्वारा जो कहा गया था, व्हीलर के द्वारा इंद्र का आक्रमण हुआ। इस संभवतः आर्यों के आक्रमण को, जो आर्यों के आक्रमण से जोड़ने की कोशिश इनके द्वारा की गई है, क्योंकि इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है किलों की संस्कृति थी। अब पुरंदर का अर्थ होता है कीलों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो इनके कीलों को संभवतः इंद्र ने तोड़ा था, यानी कि आर्यों ने तोड़ा था, इसलिए ये कहे होंगे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में काफ़ी डिफरेंस था, इसलिए यह शायद कहना उचित नहीं है। और ये सब बाद में डिस्कशन हम लोग करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये मुख्य परीक्षा का विषय है। कुछ नगरों की विशेषताएं, ठीक है, जो आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, एक मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे 3 नगर जिसके दोनों भाग किलेबंद थे। ठीक है,
उसका सूत्र मैंने बताया था कलश, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा। ठीक है, ऐसे 2 नगर जिसका कोई भी भाग जो है किलाबंद नहीं था। ठीक है, वो होगा आपका अमरी कोटदिज्जी। ठीक है, इसको ध्यान से रखिए। एक और जो आपका बनता है कि 3 भागों में विभाजित शहर, कौन कौन ऐसे शहर थे जो 3 भागों में विभाजित थे। ठीक है, तो ये होगा आपका धौलावीरा, राखीगढ़ी। ठीक है, धौलावीरा, राखीगढ़ी, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका एक इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अलावा 1-2 पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बुर्ज रहित शहर लोथल, दुर्ग रहित शहर चन्होदड़ो। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक उत्पत्ति से रिलेटेड जो आता है समस्या कि यहाँ उत्पत्ति हुई थी कि नहीं। ठीक है, तो आप जब भी मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखेंगे तो मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। उसी में से कुछ मैं अभी ले रहा हूँ जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ सिंधु नदी के सिंधु घाटी के चारों ओर घग्गर नदी या गुजरात में। ठीक है, वहाँ पर ये देखा गया था कि सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व भी कई संस्कृतियों का विकास हो रहा था। इसलिए यह कह देना कि हमारी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है उसके प्रेरणा स्रोत या उसके स्थापना करने वाले बाहरी थे, ये गलत है, या मेसोपोटामिया के थे, ये गलत है। यहाँ पर देखिए, नालकुल्ली संस्कृति पहले से था। कहाँ था ये? पाकिस्तान का जो अमरी कोटदिज्जी क्षेत्र में था, वो मैं दिखा चुका हूं मैप में। सोथी संस्कृति बहुत ही विकसित संस्कृति थी, हालांकि हड़प्पा सभ्यता की तरह विकसित नहीं थी, लेकिन फिर भी विकसित थी। ये कहाँ था आपका सोथी संस्कृति? आहार, कालीबंगा, बनमाली, भारत में कालीबंगा, वनमाली। एक था झोबलोरलाई संस्कृति, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में था। ठीक है, तो ये संस्कृतियां जो थीं इसमें कई ऐसी समानताएं देखी गई हैं हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता के साथ, जो आप कह सकते हैं कि ये विशेषताएं जो थीं हड़प्पा सभ्यता के ठीक पूर्व की स्थितियां थीं। तो इन 3 संस्कृतियों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर बात किया जाए, एक तरफ तो मैंने बताया कि अमरी कोटदिज्जी में कोई किलेबंदी नहीं थी, लेकिन प्रारंभिक किलेबंदी की साक्ष्य आपको आश्चर्य होगा कि ये कोटदिज्जी से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रारंभिक किलेबंदी का साक्ष्य कोटदिज्जी से प्राप्त हुआ है। बलूचिस्तान के रहमान ढेरी का से साक्ष्य आपका प्राप्त हुआ है, सुनियोजित बस्ती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये सब पूर्व की स्थितियां हैं। ठीक है, अमरीश से बाह्य व्यापार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये सब कुछ ऐसे हो रहे थे घटनाएं जो आपको ये चीज़ बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत में ही जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग बाद में भी करेंगे। पाकिस्तान का एक सुकूर शहर है। ठीक है, वहाँ पर जो है पत्थर की फैक्ट्री थी। ठीक है, उसी ढंग से आपका रहमान की ढेरी से वो तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो ये सब जो साक्ष्य बताते हैं कि उत्पत्ति स्थल कहीं न कहीं से हड़प्पा सभ्यता का भारत में ही था। अब हम लोग आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हुआ तो क्या हुआ, क्या कोई ऐसी संस्कृति थी जो उसका प्रतिनिधित्व करती थी? तो थी, उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। उत्तर हड़प्पा स्थल, उत्तर मैंने लेटर बाद में, संस्कृति भी कर दीजिए।
उपसंस्कृतियों की अगर बात की जाए तो पहला जो आपको झुक्कड़ झाकड़ संस्कृति, ये संस्कृति जो था चन्हुदड़ों में था। दूसरा जो था कब्रिस्तान एच संस्कृति, ये हड़प्पा में था। बहुत सारे वहां कब्रिस्तान मिले थे, हम लोग बात करेंगे उस पर। इसके अलावा जो था गंधार संस्कृति, एक गंधार क्षेत्र इस्लामाबाद के आसपास पाकिस्तान में। उसके अलावा जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, ठीक है। ये सब ताम्र का यूज करते थे और लाल काले मृदभांड का यूज करते थे इन लोग, ठीक है। ताम्र संस्कृति वालों की क्या विशेषता थी? RBW, लाल काले मृदभांड, कुछ कुछ क्षेत्रों में गैरिक मृदभांड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाल काले मृदभांड और गैरिक मृदभांड आपको हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। आहार संस्कृति का एक विशेषता था और ढलवा छत बनाया जाता था, ठीक है, नीम में पत्थर वगैरह दिया जाता था। तो इस ढंग से जो है आपका इन लोग, ये सारी संस्कृतियां जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के बाद ही आई, ठीक है। जो वैदिक और हड़प्पा के बीच एक गैपिंग था, ठीक है, उन गैपिंग में इन संस्कृतियों को आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें इसका अध्ययन जो कराया जा चुका है 1400 से 700 BC का था, जोरवे संस्कृति, जो सबसे बाद तक चला, ठीक है, वैदिक काल के दौरान भी चला। इतना जो है आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ सकते हैं।